केपलर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग किए थे। अभी आज क्वेश्चंस कुछ और मिलेंगे जो डीपली हम लोग चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखिए। तो यहाँ से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जटिल क्वेश्चन, और हो सकता है एक से अधिक ट्रायंगल भी मिलेंगे। और कहाँ कैसे देखना है, कैसे निकालना है, क्या दिया हुआ है, इन सब पर ध्यान देते हुए हम लोग को इसे सॉल्व करना है। और इंजीनियरिंग की यह बेसिक क्लासेज हैं और शुरुआत की चीज़ें हैं। इनको सीखने के बाद इंजीनियरिंग आसान हो जाता है। मैं एक बात बता दूं कि इस एंगल को नापने के लिए एक मशीन अपरेटस जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखने के लिए उसमें बना हुआ है एंगल नापने का सब जो है स्केल बने हुए हैं, जो मिनट सेकंड में भी एंगल को नाप लेता है। मिनट सेकंड केवल घड़ी में ही समय बताने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि एंगल नापने के लिए थियोडोलाइट नाम का एक अपरेटस है, उसमें भी होता है। थियोडोलाइट उसका नाम है। उस एपरेटस से हम लोग एंगल को नापते हैं। तो एंगल वो नापेगा तो डिग्री में भी नापेगा, मिनट में भी, सेकंड में भी, ये सब चीजें बता देता है। क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें जो ग्रेडिएशन होते हैं, उसमें जो पैमाना बना होता है, स्केल बना होता है, वह मिनट सेकंड को भी दिखा सकता है। तो इंजीनियर लोगों को जो है अपने नक्शे को बनाने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में तो नक्शा बनाना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है, डायग्राम बना के देना पड़ता है, तब बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े मकान बनते हैं, बहुत बहुमंजिली इमारत भी बनाई जाती है, बहुत से रोड टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं, ऊपर नीचे चलने वाली सवारियां जो उस पर चल सके ऐसा बनाया जाता है। तो बहुत सा जटिल काम, कॉम्प्लेक्स वर्क किया जाता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो आप देख रहे हैं कि आजकल तो और भी ज़्यादा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स केसेज आने लगे हैं। बहुत तरह की रोड जो है, घुमावदार रोड, एक के ऊपर एक रोड ऐसे बनाए जाते हैं ओवर ब्रिज की तरह से, जिसमें सवारियां सभी चलती हैं, अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बिना मेजरमेंट के तो होता नहीं है। तो इसके लिए मशीन सब होते हैं, अपरेटस होते हैं। उनमें से एक अपरेटस है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है यह मिनट सेकंड में भी नाप करके एंगल को दिखाता है और इंजीनियर्स को मदद देता है। तो थैंक यू थियोडोलाइट, उसकी मदद से हम लोग ये काम करते हैं, इसलिए धन्यवाद दीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, बोल देते हैं, सुन लीजिए। ए 1.5 मीटर हाई ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस 28.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए चिमनी। तो देखते चलिए कि यह जो है ऑब्जर्वर है, ए बी एक आदमी है जो, इसकी आंख यहाँ है, पैर यहाँ है और 1.5 मीटर ऊंचा है, और यह देख रहा है एक चिमनी के टॉप को, शिखर को। यह चिमनी है और यह उसका टॉप है, उसको यह देख रहा है। कितना डिग्री के एंगल पर? तो 45 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर देख रहा है। तो h अगर मान लेते हैं इस चिमनी के हाइट को, और 1.5 यह है, तो 1.5 तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि यह रेक्टेंगल बन चुका है। तो यह भी 28.5 है, तो ये भी 28.5 हो जाएगा। ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। तो h में से इतना निकल गया, तो क्या बच गया? h माइनस 1.5 बच गया। तो ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम करेगा, यह बेस का काम करेगा, और हाइपोटेन्यूज से हमको कोई इसमें मतलब है ही नहीं। इसमें इन्हीं दोनों से रेशियो लेना है, और परपेंडिकुलर बाय बेस को tan कहते हैं, इसलिए tan ही केवल लेंगे। h तो है ही नहीं, h तो साइन और कॉस में आते हैं, लेकिन साइन कॉस नहीं लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज की कोई जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, इसीलिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan होता है। तो tan में हम काम अपना कर लेंगे। जनरली हम लोग tan में ही इसमें इस्तेमाल करते हैं। tan ही का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं कहीं हाइपोटेन्यूज की आवश्यकता होती है, ज्यादातर तो नहीं होती है।
इसलिए tan का काम ज़्यादा आता है। दूसरी बात, एक टिप्स है, इसको समझ लीजिए कि अगर कभी किसी ट्रायंगल में या किसी फिगर में बहुत सारे एंगल्स आ जाएं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तीनों के तीनों आ जाए, तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को लेंगे कि जिसमें 45 डिग्री का एंगल होगा, उसी को हम पहले लेंगे। ये टिप्स है, इस पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में जहां 45 डिग्री हो, पहले उसी को लेना चाहिए, उसी में देखना चाहिए, उसी में कैलकुलेशन शुरू करना चाहिए। शुरुआत वहीं है, स्टार्ट वहीं से करना चाहिए। इससे फायदा होगा कि tan 45 1 होता है, और 1 रख करके यूज करने से ना उसमें √3 आएगा, ना उसमें √2 आएगा, ओनली सीधा सीधा 1 आएगा। तो 1 से आप कैलकुलेशन सीधा सीधा लगा सकते हैं और रिजल्ट सीधा सीधा आएगा। तो 45 डिग्री वाले को सबसे पहले उठा लेना चाहिए, चेकअप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह क्या है कि चिमनी है, और यह क्या है कि मैन है, ऑब्जर्वर है। तो आंखों से चिमनी के टॉप को देख रहा है। तो यह ऊपर वाला हिस्सा, चिमनी का ऊपर वाला हिस्सा जो हुआ, यह हो गया h माइनस इतना। हमको पूरा का पूरा निकालना है, यहां से यहाँ तक, चिमनी जमीन से लेके टॉप तक कितना है। तो वही कहता है कि एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, आदमी के ऑब्जर्वर के आंख पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का टॉप है, इस पर 45 डिग्री बनाता है। एंड हाँ, तो फिर कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या है ये हमको बताना है, ये टोटल हाइट निकालना है। तो फिगर तो हमने बना दिया है, अब इसका डिस्कशन आप कर सकते हैं कि लेट ए बी बी एन ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एंड चिमनी एंड ए डी बी ए चिमनी ऑफ हाइट h मीटर। h हमने सपोज किया है, इसलिए हमने लेट पहले कह दिया है। तो लेट ए बी बी एन ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर एंड सी डी बी द चिमनी ऑफ height h meter. The distance between the observer and the chimney is 28.5 meter. So BD is equal to 25 meter and AM is equal to also 25 meters. AB is equal to 1.5 meter. So MD is also 1.5 meter. Then AM is h minus 1.5 meter. Then we have to find the height of the chimney. That means AD is equal to H is equal to what? यही हम लोगों को निकालना है। तो एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल में बात भी करनी है, तो बहुत इजीली बन जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी है, तो यह सी डी ना होगा, सॉरी यह सी होगा। तो सी एम जो है वही सी एम हम लोग को निकालना है, नहीं सी डी निकालना है, लेकिन सी एम दिया हुआ है। तो सी एम कहें, ए एम सी भी कह सकते हैं, या इसका नाम सुंदर रखें, ऊपर से आए तो सी एम ए कहेंगे। सी एम ए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऊपर से उतरने में नाम रखते हुए अच्छा लगता है। तो इस ट्रायंगल में हम देखें तो लेंगे tan, साइन कॉस टेन, बहुत सारे हमारे 6 रेशियो हैं, इनमें किसको लेंगे तो जिससे हमको मतलब है, जरूरत है, उससे लेंगे। जिस फिगर में जिस चीज की जरूरत है उसी में रेशियो ढूंढेंगे, है ना। साइन ही नहीं ले लेंगे, कॉस ही नहीं ले लेंगे, बल्कि जरूरत किसकी है वो देखेंगे, वैसे ही लेंगे। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, आप परपेंडिकुलर बाई बेस को tan कहते हैं, तो हम tan लेकर चलेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। साइन लेने की इसमें क्या जरूरत है, हाइपोटेन्यूज कहाँ से आएगा, न दिया है न निकालना है, तो जरूरत ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज वाले साइन और कॉस को छोड़ देंगे, tan पर लग जाएंगे। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, CM बाई AM, CM बाई AM। अब अगले लाइन में इनका वैल्यू लिखिए, tan 45 डिग्री 1 होता है, CM का वैल्यू है h माइनस 1.5 और AM 28.5। तो इससे क्या हुआ कि यह यहाँ आ गया 28.5, यहाँ आ गया,
और वहां बच गया h माइनस 1.5। अब सिस्टम को नचा दीजिए, पूरा राइट साइड लेफ्ट में लाइए और लेफ्ट को राइट में ले जाइए तो साइन नहीं चेंज होता है। पूरा सिस्टम एक साथ 180 डिग्री पर नाच जाए, रोटेशन कर जाए तो इसमें साइन नहीं बदलेगा। पूरा h माइनस 1.5 यहाँ आ जाएगा और पूरा का पूरा 28.5 वहां चला जाएगा। और तब क्या होगा, तब h को रहने दीजिए और 1.5 उधर ले जाइए तो 28.5 में प्लस कर दीजिए 1.5 तो कितना हो जाएगा, 28 और 1 29 और 1 मिलकर 30 हो जाएगा, 30.0 यानी 30 मीटर। तो h निकल गया और h क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू, जिसको हमने h कहा है वह 30 मीटर सीधा सीधा हो गया। देखिए तो एक ही ट्रायंगल का मामला था इसलिए बहुत जल्दी बन गया, आसान है। थियोडोलाइट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एंगल दिया नाप के, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इसको बना लिया आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसीलिए आपको भी बहुत धन्यवाद, है ना। वरना या तो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए टफ होता है, कठिन होता है, क्योंकि इसमें इमेजिन करना पड़ता है, तो बच्चे लोग इसको कहते हैं कि बहुत ही टफ। लेकिन कुछ भी नहीं है, आपके करने से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हार्ड तो नहीं होता है कोई चीज़ जब तक उसको आप अपनाए नहीं हैं। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। किसी विद्वान ने कहा है, किसी अंग्रेज विद्वान ने, कि हर चीज़ कठिन तब तक होती है जब तक आपने आसान नहीं बनाया है, यानी उससे दोस्ती आपने नहीं किया है, दूर दूर रखे हैं। दोस्ती जब हो जाएगी तो आसान हो जाएगा। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। जब तक आपने उसको आसान नहीं बनाया है, दोस्ती उससे पक्की नहीं हुई है, तो 3 बार उससे दोस्ती कीजिए, तो 3 बार मिलिए जुलिए, उससे बात कीजिए, नज़दीक लाइए, आसान हो जाएगा, तो आपका अपना हो जाएगा, जान पहचान बढ़ जाएगी। तो जब तक जान पहचान नहीं है, दूरी है, तब तक ही कोई चीज़ अपरिचित और अजनबी लगती है। 1-2 घंटे के दोस्ती में आदमी बहुत बड़ा दोस्त हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकल, ये मैथमेटिक्स, ये भी तो आपसे दूर है, लेकिन आप इसको सॉल्व करते करते 2-3 बार अभ्यास करते करते 2-3 बार रिवाइज करिएगा, बस वो आपके दिल में बस जाएगा और आपके दिल में रहने लगेगा, आपका दोस्त हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। मस्तिष्क का काम है भूलना, वो तो भूलता है, उसका नेचर है, और मेमोरी में डालता जाता है। आज की चीज़ कल मेमोरी में डाल देगा, आपको जरूरत हो तो फिर बाद में लाइएगा सामने, सोचिएगा, विचारिएगा, फिर वो चला जाएगा मेमोरी में। भूलना अच्छी बात है, बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे भूलना जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। भूलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी बातें रोज की चीज़ याद करते करते आपका जो जगह है वो भर जाएगी, है ना, फुल हो जाएगी। तो कुछ भी दूसरी बातें सुनने में, समझने में दिक्कत होगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए उसको खाली करते जाना अच्छा है। तो मस्तिष्क में यह बनाया है सिस्टम, खाली करता जाता है और नई बातें कैच करता जाता है लेकिन हृदय जो है, जिस चीज़ को एक बार याद कर लेता है वो फिर कभी नहीं भूलता है। हार्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी नहीं भूलता है ना। एक बात तो, हर बातें दिल में जाती भी नहीं है, जो बातें दिल में बैठ गई वो समझिए अपना हो गया हमेशा के लिए। और यही करना है आपको कि इन चीज़ों को अपना लेना है, क्योंकि ये चीज़ें छोड़ने वाली नहीं है, ये दिल में हमेशा बरकरार रखने वाली चीज़ें हैं। बहुत सी बातें जो आप सुनते हैं फालतू, उनको छोड़ दीजिए, उनको दिल में मत लाइए, वो दिमाग में रहने दीजिए, कभी भूल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आपके जीवन में काम आने वाली हैं, विद्या संबंधी चीज़ें, जो लर्निंग्स हैं, वो जो है, जो सबक आपके हैं, वो तो हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन में हर मोड़ पर काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3, वो मैं आज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 कहता है कि ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर। एक बिल्डिंग है 10 मीटर, ये बिल्डिंग बनाइए, ये बिल्डिंग है, BUILDING बिल्डिंग,
और इसी पर एक झंडा खड़ा है। तो ए बी झंडे का नाम हो गया और BC बिल्डिंग का नाम हो गया। और बिल्डिंग कितना है, तो 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इस पर 10 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब कहता है कि ग्राउंड पर एंड P इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन कौन है, तो ये है, और यहीं पर एक बिंदु है P पॉइंट है, और इसी पॉइंट से, ग्राउंड के इसी पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज 45 मीटर। झंडे का जो टॉप है वो यहाँ पर एंगल बना रहा है, कितना, 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, निकालना है हमको। फ्लैग का लेंथ कितना है, AB है, यही हम लोग को निकालना है। AB इक्वल टू व्हाट, कितना ऊंचा है ये निकालना है। मान लीजिए कि ये H है, यहाँ से यहाँ तक बस H है। AB इक्वल टू H, H इक्वल टू व्हाट में निकाल देना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम P, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यह डिस्टेंस D है, वो भी हमको P से C की जो डिस्टेंस है PC, वो भी हम लोग को निकाल देना है। तो एक और एंगल दिया रहना चाहिए इसमें, इसमें एक और एंगल होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 फिगर लेके काम चला लेंगे। हाँ ठीक है, तो इतने ही दिया है आपके पास, आर्टिकल इतने हैं। एक चीज है, √3 का वैल्यू दिया है, √3 इक्वल टू 1.732, ये दिया हुआ। अब इतने ही से आपको 2 चीजें निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और ये फ्लैग का हाइट भी निकाल देना है। तो फिगर को हम थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। सॉरी, ये ऐसे आएगा तो अच्छा होगा, ऐसे लाइए, इसको अच्छा से बना देते हैं। फिगर बहुत सुंदर बनाना चाहिए, फिगर सुंदर रहने से आपका न्यूमेरिकल बहुत जल्दी इजीली बनता है और समझने वाले को आसानी होती है। ये कितना डिग्री है ना, ये कितना डिग्री है, इसका एंगल इसमें नहीं दिया होगा, इसका एंगल अगर नहीं दिया, देना तो चाहिए ही, क्योंकि एक और एंगल आवश्यक लग रहा है। 30 डिग्री है क्या इसमें, हाँ 30 डिग्री है ऊंचे भवन का, हाँ ठीक है। तो यह 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये दिया हुआ है। तो क्या दिया है कि बिल्डिंग का टॉप यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और फ्लैग का टॉप यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बड़े ट्रायंगल में C तो लेके चलना ही है, तो बड़े ट्रायंगल में 45 डिग्री लेंगे और छोटे से ट्रायंगल में 30 डिग्री लेंगे, और D हमारा रहेगा मीडिएटर के रूप में काम करेगा, तो हमारा निकल जाएगा, जो जो चीज चाहते हैं सब निकल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, इसमें 2 ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, C को छोड़ना नहीं है क्योंकि यह 90 डिग्री है, बिना 90 डिग्री का tan कहां से लेंगे, तो C को लेते हुए चलना है ACD और BCP, C को बीच में लेते हुए चलना चाहिए। तो 2 ट्रायंगल भी इसमें तो नाम रखना पड़ेगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम का ही डिस्क्रिप्शन थोड़े शब्दों में कर देना चाहिए। कैसे करेंगे हम बोल देते हैं, ऐसे ही आप करिएगा, क्वेश्चन तो रहता ही है, उसी के हिसाब से करिएगा। तो लेट BC is a building of height 10 meter and a flag is hoisting on this building whose height is h meter. At a distance D on the ground, a point P, at P the building is making angle 30 degree elevation angle and the top of the flag is making angle 45 degree. Then we have to find distance between
बिल्डिंग एंड पॉइंट पी एंड हाइट ऑफ द फ्लैग। और ये हमने लिख दिया। कर सकते हैं इतना, बहुत ईजी है। अब कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे सो देखिए। इन ट्रायंगल 45 जब आए तो सबसे पहले उसको 45 को ही लेना चाहिए। ए सी पी को पहले लीजिए। ट्रायंगल ए सी पी में क्या है, तो tan का 45 डिग्री यह है ए सी बाई बी सी। tan 45 डिग्री 1 होता है, ए सी है h प्लस 10, जितना दूर h इतना दूर 10 मिला दिया तो h प्लस 10 हो गया। और पीसी कितना है तो वह d है। तो tan 45 डिग्री 45 डिग्री के मामले में 1 आ जाता है, तो आसानी होती है कि यह d में 1 से मल्टीप्लाई करने से d इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 10 मीटर। यह हो गया एक पहला। अब आइए ट्रायंगल बी सी पी में। इन ट्रायंगल बी सी पी, बी सी पी क्या कहता है कि tan 30 डिग्री बी सी बाई पी सी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। बी सी कितना है 10, पी सी कितना है d। तो d से मल्टीप्लाई कीजिए 1 में और 10 से कीजिए √3 में। रेशनल पहले लिखना चाहिए, इरेशनल बाद में। √3 मल्टीप्लाई 10 ऐसा न लिखकर 10√3 लिखना चाहिए कि रेशनल पहले इरेशनल बाद में, ऐसे होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। यह हो गया इक्वेशन 1। तो 1 तो हो चुका है, अब तो 2। तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट क्यों नहीं इक्वल, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहता है कि यह इसके इक्वल हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको पहले लिखना चाहिए। h प्लस 10 को पहले लिखिए लेफ्ट साइड में, और जिसमें h नहीं है उसको बाद में लिखिए। जो हमको निकालना है उस चीज को पहले लिखना चाहिए कि उसमें बाएं साइड में रहेगा, और अनावश्यक को हटा देंगे। h निकालना है, h रह जाएगा, और जो h नहीं, जिसमें h नहीं है वो हटा देंगे। तो h रह गया और 10√3 की ओर यह माइनस बनकर यहाँ चला आया। 10 को हमने कॉमन ले लिया तो √3 - 1 हो गया। अगर हम इसको वैल्यू रख दें तो 10 और 1.732 - 1.1 मीन्स 1.000। 3 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें भी दे दिए। अब यह क्या हो गया, अब यह हो गया 10 मल्टीप्लाई, इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.732, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 0 क्या करेगा, डेसिमल को एक अंक आगे भगा देगा, तो 7.32 मीटर ये हमारा h निकल गया। ठीक है, h निकल गया कितना, तो 10√3 - 1 ये भी आंसर हुआ, और इरेशनल में चाहे तो ये आंसर हुआ, और रेशनल में करें तो यह आंसर हुआ। इरेशनल में ये हुआ, रेशनल में ये हुआ। 2 तरह के आंसर आपको यहाँ मिले, है ना। हालांकि ये भी तो पता नहीं है कि आगे क्या क्या और आने वाला था। √3 का वैल्यू हमने 3 अंक लिया है, लेकिन 3 अंक से ज्यादा भी तो होता है, ये तो फिक्स नहीं है, और भी होता है। अभी भी समझिए कि ये इरेशनल ही है, अभी भी हम लोग लगभग वैल्यू लेकर के काम चलाए हैं। इसके 3 ही अंक लिए हैं, लेकिन 3 अंक नहीं बल्कि बहुत होता है। √3 जो है इरेशनल है, उसका फिक्स वैल्यू नहीं होता। इरेशनल नंबर का फिक्स वैल्यू नहीं होता है, रेशनल के करीब करीब कुछ होता है। तो एक करीब करीब हमने इतना ले लिया है, ये जो वैल्यू दिया गया है वो करीब करीब है। आगे बहुत और आने वाला था, ये तो फाइनली यह यहाँ टर्मिनेट नहीं हुआ है ना, लास्ट नहीं हुआ है, अभी और था, हमने इतने ही लिया है। तो किसके करीब वह है, तो इसी के करीब था, और आगे हमने छोड़ दिया। अभी भी इरेशनल ही है, लेकिन हमारे आंसर के करीब आया हुआ है। तो ये एक आंसर हो गया। और क्या कहता है, अब कहता है कि डिस्टेंस भी निकालिए। तो डिस्टेंस d किससे ले लेंगे, इक्वेशन
1 या 2 दोनों में से किसी में, 1 और 2 दोनों का यह सॉल्यूशन है, तो यह दोनों की बात मानता है, इसलिए दोनों में से किसी में रखिएगा उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। जो अच्छा लगे वो रखिए, जैसे यहाँ डी लिखा है तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं अभी क्या निकला, एच निकला है, तो एच वाला इक्वेशन उसमें है, देखिए फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में देख रहे हैं, तो डी इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस 10, तो एच है हमारा 7.32, आप प्लस कर दिए 10 तो कितना हो जाएगा, ये 17.32 मीटर हो गया, ऐसा 17.32 मीटर ये हो गया, लगा दीजिए, इस तरह से आंसर आपका वो भी निकल जाएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, है ना। अब है चौथा क्वेश्चन, जो है एक क्वेश्चन और था चौथा, वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। हम आपको टेक्निक दे रहे हैं, आपने साथ साथ बनवा रहे हैं इसलिए कि आपका हाथ की सफाई हो जाए, आपका हाथ अच्छा से चले, पेन आपका अच्छा से चले और प्रैक्टिस बना रहे हैं। वरना आप तो खुद बना सकते हैं इसको, लेकिन हमारे साथ बना के देख लीजिए और हार्डर क्वेश्चन सभी आपके लिए मैं दूंगा। एग्जाम्पल 4 कहता है कि ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक टावर है यहाँ जमीन पर, when the angle of elevation decreases from 60 to 30, कहता है कि यहाँ पर सूरज है, दो स्थितियों में सूरज तो ऐसे ऐसे घूमता है, इस तरह से सूरज का पोजीशन घूमता है, सूरज तो अस्थिर ही है ना, हम लोग के फ्रेम में, हम लोग सौरमंडल में सूरज अस्थिर है, तो पृथ्वी के घूमने से लगता है कि सूरज घूम रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सूरज जो है अपीयर ऐसा होता है, महसूस होता है, प्रकट तो में बुझाता है कि ऐसे घूम रहा है, लेकिन वो सूरज जो है सुबह से शाम तक वो घूमता नहीं बल्कि अस्थिर रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि घूम रहा है, ऐसे घूमता है आसमान में। तो जब यह यहाँ था, सूरज की रोशनी निकल करके और इससे होते हुए ऐसे आ रही थी, लेकिन हाँ ठीक है, और जब यहाँ सूरज आ गया तो इससे निकल के वो ऐसे आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अभी पोजीशन बदलने से, है ना, पोजीशन बदलने से यहाँ का एंगल अभी 60 बन रहा था और तब यहाँ का एंगल 30 बनने लगा, यानी यहाँ पहले था, थोड़ी देर में वो सूरज का पोजीशन यहाँ आ गया तो वह 30 का एंगल बनने लगा, इस तरह से देखना। तो शैडो क्या होगा, पहले जब सूरज यहाँ था तो उससे आने वाली किरणें यहाँ लास्ट कर रही थी, तो शैडो इतना बड़ा था। अगर हम कहें कि ए बी हमारा कोई टावर है, इस पर नाम लिख देंगे कि यह टावर है, ठीक है, यह टावर है, तो 90 का एंगल यहाँ बन ही रहा है। तो बी और सी यही हमारा था डिस्टेंस, यानी बेस था, छाया, शैडो इसी को कहेंगे। अब शैडो का हेड यहाँ था, पैर यहाँ था शैडो का, टावर के पैर के पास शैडो का पैर था, फिर टावर का शैडो, टावर की छाया बन गई, कितनी लंबी, BC, इतनी लंबी बन गई, तो इसका जो हेड है ए वह यहाँ पर इसकी छाया बनने लगी। लेकिन जैसे ही यह सूरज और नीचे उतरा तो वह यहाँ तक लाइट को बिखेरने लगा और ये लाइट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, ओट में आ गया। तो डी पर आते आते उसका हेड, डी पर, पहले सी पर हेड था, छाया का हेड, शैडो का हेड था सी पर, अब शैडो का हेड बढ़कर डी तक चला गया, तो हेड उसका यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। तो असल में इंक्रीमेंट कितना माना जाएगा, ये तो दोनों में है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी यह है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इतना हुआ, उसका हेड यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। तो क्वेश्चन है कि ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड,
व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज फ्रॉम 60 टू 30, इतना हमने फिगर बना दिया। देन शैडो इंक्रीजेज 40 मीटर, शैडो का सिर यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया और वो 40 मीटर चला, यानी बढ़ोतरी हो गई, पैर यहीं रह गया और सिर यहाँ से सरक के यहाँ तक आ गया, क्योंकि एंगल जो है नीचे गिर रहा है। माने सुबह से शाम की ओर वो जा रहा है, दोपहर से शाम की ओर गिर रहा है, इसीलिए दोपहर के बाद ऐसे ही होता है, छाया लंबी होती जाती है। तो 40 मीटर ये लंबाई इसकी बढ़ गई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी यह जो एच है टावर, ए बी इक्वल टू एच, वही हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, दो फिगर लेना पड़ेगा इसमें, दो फिगर, एक में तो 90 डिग्री या शामिल, सब में शामिल करना है, तो यह ए बी सी कहेंगे, एक कहेंगे ए बी डी, दो ट्रेंगल लेंगे, दोनों ट्रेंगल में आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो 45 तो इसमें नहीं है, टिप्स कहता है कि 45 अगर हो तो पहले उसी को लेना चाहिए, तो इसमें 45 है नहीं, 30 और 60 का मामला है, तो हम इसमें से किसी को ले सकते हैं हमारी मर्जी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, tan का 60 डिग्री कितना होता है, ए बी बाई बी सी। ए बी है H और बी सी को हम D कह देते हैं, डिस्टेंस D है। इससे क्या होगा कि H इक्वल टू D√3 हो जाएगा, एक तरफ H एक तरफ ये हो गया, तो √3 इंटू D हमने ऐसा लिख दिया। D√3 भी लिख सकते हैं, D असल में यह इरेशनल है, इसको बाद में लिखना अच्छा होगा। D का वैल्यू तो रेशनल में आएगा, डिस्टेंस है तो कुछ मीटर, ये तो रेशनल में आएगा, रेशनल को पहले लिखना चाहिए और इरेशनल को बाद में लिखना चाहिए। नियमतः कहिए, थ्योरेटिकल कहिए तो D√3 लिखना अच्छा लगेगा, और √3D जो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। इन ये क्या है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें आई ए बी डी में क्या है, इसमें भी tan लेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी, इसका वैल्यू लीजिए 1/√3 हो गया, और इनको लीजिए H बाई, और B से लेकर D तक क्या है, D + 40, इतना D है इतना 40 है, तो हो जाएगा D + 40। अब क्या हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा H तो पहले बगल है, बाएं बगल है, तो हम लोग इसी को पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे पहले H बाद में √3, इसमें 1 से करेंगे तो हो जाएगा D + 40, तो H को रहने दीजिए, तो D + 40 बाई इतना, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आइए, लेफ्ट इक्वल, तो राइट क्यों नहीं इक्वल, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब हम लोग को क्या मिलता है, लेफ्ट इक्वल, राइट इक्वल, तो इधर है D√3 और उधर रख देंगे D + 40 बाई √3। बट्टा वाले पोर्शन को दाहिने लिखना चाहिए, ये भी एक टिप्स है। जब डिवाइडेड बाई यानी रेशियो दिखाई पड़े तो बटा वाले को दाहिने बगल रखने से या मल्टीप्लाई होके आएगा बन के, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब बिना बट्टा का हो तो यहाँ लिखना चाहिए, बट्टा हो तो यहाँ लिखना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 और √3 हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा, तो अब हम 3D कह सकते हैं। अब हम अंकों को इधर और अक्षरों को उधर लिख सकते हैं। कब तक हम √3 लिखे उधर बाद में कि यह इरेशनल था,
अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यह 3 बन गया, रेशनल बन गया, तो हम पहले कह देंगे। ये टिप्स है, लिखने की स्टाइल है, ये छोटी छोटी बातें भी सीखनी चाहिए जो आजकल लोग न सीख रहे हैं और न सीखने की कोशिश कर रहे हैं, न सिखाया भी जा रहा है, कहीं कहीं इसको मिस कर दिया जा रहा है, किसी तरह से सीधे साधे बना करके जल्दी से इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा किया जा रहा है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप बहुत अच्छे विद्वान हो रहे हैं, शिक्षक हो रहे हैं, किताब लिखने वाले राइटर हो रहे हैं, तो आपको तो ये चीज़ें जानना चाहिए। इसलिए विद्वानों को इस पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को यानी अपने न्यू जनरेशन को ऐसे सिखाते चले। ओके, तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया कि यहाँ पर अब यह √3 पहले हो जाएगा क्योंकि रेशनल हो गया, और रेशनल के बाद अक्षरों को लिखा जाता है 3D, 4D, 5D, 8D, 10D, तो ऐसे अब लिखना अच्छा लगेगा। और यहाँ क्या बन गया D+40, तो यह आकर इधर माइनस हो जाए तो हो जाएगा 2D, यह हो जाएगा 40, इसलिए D = 20 मीटर। तो डिस्टेंस निकल के हमारे सामने आ गया, एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया 20 मीटर। अब D, अब हमको क्या चाहिए था H, तो H तो फर्स्ट या सेकंड किसी में लेंगे तो काम चल जाएगा। फर्स्ट में देखिए छोटा है, ये थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, ये छोटा है, तो फ्रॉम फर्स्ट उसी से आप ले सकते हैं कि H का वैल्यू निकालना है, तो D यानी 20 और √3, D का वैल्यू भर दीजिए, इतना हो गया 20√3 मीटर। अगर इसको डेसिमल में लाना चाहते हैं तो यह इरेशनल वैल्यू है, अगर रेशनल बनाना चाहते हैं तो 20 में 1.732 लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये 0 क्या करेगा, डेसिमल को यहाँ पहुँचा देगा, तो 2 रह जाएगा यहाँ और 17.32 यहाँ रह जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 का दोगुना कर दीजिए तो 64 हो जाएगा, और 17 का कर दीजिए तो इतना हो जाएगा 33.64 मीटर। इस तरह से 20√3 भी आंसर है इरेशनल में, और यह भी आंसर है रेशनल में। दो आंसर आपको हैं, जो ये एक्यूरेट हुआ, ये ज़्यादा अच्छा है। जो पॉलिटेक्निक के छात्रों को और इंजीनियरिंग के छात्रों को है ना, ऐसा डेसिमल में आंसर देना चाहिए। अगर आप 10th क्लास में हैं तो क्लासिकल पढ़ाई अभी कर रहे हैं, अभी आप जो है उस क्लासिकल टेक्निकल में नहीं आए हैं, तो इतना पर ला के छोड़ सकते हैं। 10th क्लास के बिहार बोर्ड हो या NCERT का जो सिलेबस है या CBSE कोर्स है, उसमें आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। यहाँ तक बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, गुड है ना, लेकिन यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यह माफ़ नहीं किया जाएगा उन छात्रों के लिए जो बीटेक में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को जो जूनियर इंजीनियर हैं, ओवरसियर हैं या इंजीनियर्स हैं, उन लोगों को तो डेसिमल में आंसर देना ही पड़ेगा। तो उन लोगों को तो क्लियर आंसर देना ही पड़ेगा किसी तरह से। यह था 4, अब है 5। एग्जाम्पल 5 को भी हम बता देते हैं। एग्जाम्पल 5 जो है आपको 4 तक इसमें कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वॉल्यूम C में 22 के C में आपको हम 5, 6, 7 वगैरह देंगे। 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और उसको भी हम देंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉल्यूम नंबर 22 के C में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं।